अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी बुनियादी तौर पे एक स्टेट की या एक नेशन स्टेट की इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में वो पॉलिसी होती है या वो डिसीजंस होते हैं जो स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शंस में और स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में जो एक मुल्क दूसरे मुल्क की तरफ जो पॉलिसी रखता है उसको आप फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इसको इलस्ट्रेट करते हुए आप यूं समझें कि फॉरेन अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में या स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में जो काम एक स्टेट चूज करती है कि उसने किसी दूसरी स्टेट को लेके वो काम करना है या फिर उसने किसी दूसरी स्टेट को लेके वो काम नहीं करना, उसको आप कहते हैं कि ये स्टेट ए की स्टेट बी की तरफ फॉरेन पॉलिसी है। हम बात करते हैं जब अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगानिस्तान की तरफ हम बात जब करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमें इंडिया की प्रेजेंस नहीं चाहिए। या फिर जब हम बात करते हैं ईरान की और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो ईरान डिमांड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लगाए जाएं। या फिर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो चाइना और यूएस से एक दूसरे से डिमांड करते हैं। चाइना कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो ट्रेड बैरियर्स जो यूएस से इम्पोज कर रहा है उनको रिमूव करना चाहिए, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी फॉरेन पॉलिसी चाइना से डिमांड करती है कि चाइना जो है वो जो डिसएडवांटेजेस पॉलिसीज उसने ट्रेड में जो वो अप्लाई कर रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में एक स्टेट दूसरी स्टेट से जो डिमांड करती है उसको आप कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी है। इसको एक और अंदाज में रखने का तरीका ये है, एक और अंदाज में इसको यूं कहा जा सकता है कि फॉरेन पॉलिसी में वो टूल्स शामिल होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करके एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के मुतल्लिक अपने बिहेवियर को या किसी दूसरी स्टेट के बिहेवियर को स्टेट ए कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनको आप कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी के टूल्स हैं। डिप्लोमेसी हो गई, डिप्लोमेट्स का भेजना, एम्बसीज का ओपन करना, अलायंसेस का पार्ट बनना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करना, ट्रांजिट ट्रेड के एग्रीमेंट साइन करना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे एग्रीमेंट साइन करना, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनना, यह सब जो है वो किसी एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हैं। किसी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी के जो मेन ड्राइवर्स हैं वो दो होते हैं। पहला होता है कि वो है एक स्टेट की नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो कि उस स्टेट की जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट है उससे ज्यादा प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई चीज हो। मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसका अपना सर्वाइवल। सबसे ज्यादा एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके अपने लोगों की वेल बीइंग। सबसे ज्यादा एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उस स्टेट के लोगों की वेलफेयर, उनका पब्लिक इंटरेस्ट। तो वही मिलके एक स्टेट की सॉवरेनिटी, उसकी इंटेग्रिटी, नॉन इंटरवेंशन उस स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में, ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके, ये एक स्टेट की नेशनल इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इसका वो है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक ये है कि जब हम दुनिया में देखते हैं तो तमाम स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जब वो रिलेशंस कंडक्ट करती हैं तो अनार्किक सिस्टम में रिलेशंस कंडक्ट करती हैं। हर स्टेट दूसरे का फायदा उठाने का कोशिश करती है। ऐसे सूरत में जो दुनिया में जो प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर दुनिया चलती है या इंटरनेशनल रिलेशंस का कंडक्ट जिनके ऊपर होता है वो हैं रियलिज्म के, कि जिसमें हर स्टेट अपने फायदे की कोशिश करती है और दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा हासिल करने की कोशिश करती है। इसको कहते हैं रियलिज्म प्लस पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन। तो जब आप रियलिज्म और पॉलिटिक्स को मिलाएंगे और हर स्टेट एक इंडिविजुअल की तरह सिर्फ अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करेगी,
एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, तो आप कहेंगे कि दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी, ड्राइवर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, रियल पॉलिटिक एंड नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी बनती कैसी है? ग्राहम एलिसन ने इसने एक बुक लिखी एसेंस ऑफ डिसीजन। ये बुक, इसमें उसने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसने बुनियादी तौर पे इस एक टेस्ट केस को बेस बना के एनालाइज किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनती है, और उसको सामने रख के इसने 3 मॉडल्स प्रपोज किए कि इन 3 मॉडल्स का रोल रहा है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन ये 3 जो मॉडल्स हैं वो जनरल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप इनको स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला जो रैशनल एक्टर मॉडल है वो ये एज्यूम करता है कि स्टेट एक यूनिटरी एक्टर है और एक यूनिटरी एक्टर की तरह या एक इंडिविजुअल की तरह एक स्टेट को ये आइडिया है कि उसकी वेलफेयर में कौन कौन से डिसीजंस हैं जो उसने लेने हैं। तो वो जो वेलफेयर बेस्ड डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए स्टेट जो अल्टरनेटिव उसके पास ऑप्शंस हैं या उसके पास जो कोर्सेज हैं जिनमें से कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन वो अडॉप्ट कर सकती है, उसमें से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद स्टेट अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल या जो बेस्ट सूटेबल मेथड होता है उसको ऑप्ट करती है और अपना डिसीजन लेती है। इस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। जो दूसरा मॉडल है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मॉडल, ये बुनियादी तौर पे बात करता है कि एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे एक स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, उसके अंदर मिलिट्री हो सकती है, एक स्टेट के अंदर सिविल सोसाइटी हो सकती है। तो ये जो एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है या मीडिया है या एक स्टेट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी है या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। और इस इन्फ्लुएंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के नतीजे में हर स्टेक होल्डर के इन्फ्लुएंस से के मिलने से फाइनली जो आउटकम होगी उसको स्टेट की फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। जो तीसरा मॉडल है वो है गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स मॉडल। ये मॉडल ये कहता है कि एक गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिक्स होती है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स अपना अपना जो है वो जाती फायदा हासिल करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लॉबिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, बैंड वैगनिंग करते हैं, दूसरों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर डिसीजंस होते हैं। और इसमें जो मेजर प्लेयर होता है डिसीजन लेने वाला वो होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स मॉडल एम्फसाइज करता है कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में गवर्नमेंटल इंटरेक्शंस के नतीजे में डिफरेंट ग्रुप्स जो लॉबी करेंगे उनके नतीजे में बनेगी फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तमाम अच्छी बातें, तमाम जो गुड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद अदर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इसी वजह से पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का या ईसीओ का और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। नॉन अलाइनमेंट, इसी के अंडर पाकिस्तान जो है वो 1979 के बाद 1980s में नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट बना। इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन, इसी इन्फ्लुएंस के अंडर पाकिस्तान जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा है। यूएन चार्टर के साथ एडहियरेंस, अगेन यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा होना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना, यूनाइटेड नेशंस जो भी रिक्वायर करेगी पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसको एडहियर करने की कोशिश करता है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स और नॉन एग्रेशन एंड डी वेपनाइजेशन, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चंद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक ऐसी जगह के ऊपर बेस्ड है कि जहां पर नॉर्थ में चाइना जैसी और रशिया जैसी सुपर पावर्स हैं, ईस्ट में इंडिया जैसी हॉस्टाइल पावर बैठी हुई है, वेस्ट में एक इनस्टेबल अफगानिस्तान है कि जहां पर ग्लोबल वार ऑन टेरर चल रही है,
और उसी से थोड़ा सा हटके नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो कि ऑयल रिच हैं, और पाकिस्तान के साउथ में जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ओशंस जो है उनमें से एक, इंटरनेशनल सीज में से एक है, वो है इंडियन ओशन। और पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है पर्शियन गल्फ के साथ, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा क्लाउड मिलता है। इसी कॉन्टेक्स्ट को आपने जहन में रख के ग्वादर को भी इसी नजरिए से समझना है। आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को भी इसी खाते में रखना है। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाती है, सेंट्रल प्लेयर बनाती है। यही रीजन थी कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल वार ऑन टेरर में नॉन नेटो एलाई का स्टेटस पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया या फिर अता किया। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो है कोल्ड वार। ये कैसे रहा है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पाकिस्तान कोल्ड वार में लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अलाइंड रहा है, जिसकी वजह से 1950s में और 60s में हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस हुई, और वही बात हमें अगेन 1970s में नजर आती है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट न बनना और पाकिस्तान की एक इवॉल्व न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को कंटेन करना, ये वो रीजंस हैं जो कि इस फैक्टर से स्टेम होते हैं। और ग्लोबल वार ऑन टेरर में पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलाई बना। उसकी रीजन वो आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस की वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार ऑन टेरर का पार्ट बना। लेकिन ग्लोबल वार ऑन टेरर ने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इसकी वजह से हमें एफ पाक जैसी डॉक्ट्राइन्स नजर आती हैं। इसकी वजह से हमें पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक ग्रे लिस्टिंग में पाकिस्तान को शामिल किया जाना नजर आता है। ग्लोबल वार ऑन टेरर के अंडर ही पाकिस्तान में 60,000 प्लस लोगों ने अपनी लाइव लॉस की है। $130 बिलियन प्लस का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसी वॉर के अंडर पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान जैसे नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए हैं। इसी ग्लोबल वार ऑन टेरर के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो पाकिस्तान ने ना सिर्फ यूएसए के साथ कोऑपरेट किया है, बल्कि दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में यूएन के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है ऐसे ट्रबल्ड रीजन्स में या हॉस्टाइल रीजन्स में पीस को मेंटेन करने के लिए अपने पीस कीपिंग मिशंस भेजता है, जो यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंडर इन कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिहाज से पाकिस्तान के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज है पाकिस्तान के पास दुनिया के कंट्रीज के हिसाब से अगर हम बात करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान टाइम एंड अगेन इंडिया से थ्रेटन फील करने की वजह से भी या एक हॉस्टाइल इंडिया की वजह से भी पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर्स लड़ चुका है। फिर ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन भी आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का एंगल है या एक पावरफुल सिक्योरिटी स्टेट होने का एंगल है, यानी पाकिस्तान के पास एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम का होना है, और ईस्ट में एक हॉस्टाइल इंडिया जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। और इस तरह के हॉस्टाइल कंट्री के साथ कश्मीर जैसे इशू का या कश्मीर जैसे डिस्प्यूट का होना, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक परमानेंट और लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ता है। पाकिस्तान के फिर अपने कुछ डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें इंटर प्रोविंशियल डिस्कॉर्ड, कुछ एथनिक और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बलूचिस्तान में और फाटा में इंसर्जेंसी, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत ना करने देना, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 23rd पाकिस्तान जो है वो 23rd बेल आउट पैकेज में इंटर हुआ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर। तो ये ऐसी चीजें हैं, या फाटफ की ग्रे लिस्टिंग होने के बाद पाकिस्तान का अपना जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म से मुताल्लिक पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम है उसमें चेंजेस करने की कोशिश करना, ये सारी वो चीजें हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान को एक इंडिया जैसे हॉस्टाइल कंट्री के साथ हॉस्टाइल कंट्री को कन्फ्रंट करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इसी इकोनॉमी की वजह से फिर हम देखते हैं कि अदरवाइज जो पहले हिस्टोरिकली पाकिस्तान के साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जीसीसी स्टेट्स जो अलाइंड थी, वो पाकिस्तान की एक वीक इकोनॉमी होने की वजह से इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो एक नेचुरल इकोनॉमिक पुल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्टेम करता है आपके मुल्क की इकोनॉमी से। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में डिफरेंट डेकेड्स में 60s में, 80s में और अर्ली 2000s में डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल रिजीम्स रही हैं। उनके अंडर जो है वो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज हमें नजर आती हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं उनके अंडर जो है वो हमें डिफरेंट पॉलिसीज नजर आती हैं। उनका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस हम करेंगे। एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर मैं अगर बात करूं तो डिफरेंट जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें से पहला जो फैक्टर है वो है पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन। न्यू ग्रेट गेम के करीब होना या न्यू ग्रेट गेम के सेंटर के ऊपर होना, ग्लोबल वार ऑन टेरर के सेंटर के ऊपर होना, इंडियन ओशन रीजन के साथ पाकिस्तान की कंटिग्विटी, एक होस्टाइल इंडिया के करीब और कश्मीर जैसे डिस्प्यूट के अंदर पाकिस्तान का पार्टी होना, चाइना जैसी एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर या ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का पाकिस्तान में हायर लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट का होना, ये वो मेजर रीजंस हैं जो कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथन करते हैं और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए प्लस पॉइंट्स बन सकते हैं। इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत नीचे कहीं वाक़ई है। मसलन अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, नेटो, जर्मनी, यूके, इन जैसी पावर या फ्रांस जैसी पावर्स के आगे पाकिस्तान बहुत छोटी पावर है मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बट स्टिल ग्लोबल वार ऑन टेरर में यूएसए के साथ अलाइंड होने की वजह से और चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस होने की वजह से और कोल्ड वार में स्पेशली यूएसएसआर के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में जो जगह वो हकीकत में डिजर्व करता था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। और ये अगेन कपल किया गया है, इसको कपल किया है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल लोकेशन ने। फिर डिफरेंट टाइम में पाकिस्तान डिफरेंट अलायंसेस का पार्ट रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सीटो सेंटो जैसे अलायंसेस का पार्ट रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान पार्ट रहा है। यूएन का पाकिस्तान एक मेंबर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान एक प्रोएक्टिव मेंबर रहा है 1960s में, 1970s में। कोल्ड वार में पाकिस्तान जो है नॉन प्रोलिफरेशन से मुतल्लिक और डिसआर्मामेंट से मुतल्लिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशन जो हैं वो दूसरी स्टेट्स के साथ अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो एक मॉडरेट लेवल के ऊपर आप उसको असेस कर सकते हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा हुआ है अगेन ग्लोबल वार ऑन टेरर में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ड्रोन अटैक्स के बाद और इस परसेप्शन की प्रेवलेंस के बाद कि पाकिस्तान गुड और बैड तालिबान में डिस्टिंक्ट करता है और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को नर्सरीज प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान टेररिस्ट को हैच करता है। अगेन अलायंस मेकिंग जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी रिसेंटली जब हम 2020 में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक का पार्ट है। पाकिस्तान को आप चाइना का एलाय समझ सकते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया को एलाय समझ सकते हैं। तो अलायंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। जो इस वक्त करंट इश्यूज है, मेजर इश्यूज जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में है, उसमें फाटफ की ग्रे लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कश्मीर में अगस्त 5 का जो डिसीजन है, हमेशा का इंडिया का हॉस्टाइल पोस्चर, ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का यहाँ पे जो इमरजेंस है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स का पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स, क्लाइमेट अगेंस्ट सुसाइड बम्बिंग के इश्यूज हैं। पाकिस्तान में इंटरनल राइफ है। फिर अफगानिस्तान हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है पाकिस्तान के लिए, हमेशा से पाकिस्तान के लिए मिसाइल रहे हैं। विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही पीस प्रोसेस जो है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट्स है वो पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान भी इसकी रेपरकशंस फील करेगा, पाकिस्तान के ऊपर भी इसके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होंगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर,
तालिबान की इंसर्जेंसी अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कुआलालंपुर समिट, ये वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट डेकेड्स में क्या क्या रही है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।